और राजनीति में आप किसी भी दल में राजनीति कीजिए, मगर देश पहले होना चाहिए। हम जानते हैं कि उसको कैसे चलाना होता है, ये व्यक्ति को आना चाहिए। उन्होंने पार्टी छोड़ी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कभी राजनीति में किसी को नुकसान पहुँचाने का काम नहीं करूँ। और राजनीति में आप किसी भी दल में राजनीति कीजिए, मगर देश पहले होना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा जो काम मैं इसमें करने जा रहा हूँ, जितने शिवालय मेरी विधानसभा में, उन सारे शिवालयों का मैं जो बड़े-बड़े शिवालय पर पट्टी में, हर पट्टी में, उनका मैं जीर्णोद्धार करने जा रहा हूँ। शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी का। विधायक निधि में आप कितने कंजूस हैं, कितना खर्चा है या दरिया दिल है? आप देख लीजिए मेरे 8 साल का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, पता चल रहा है मैं कंजूस हूँ क्या विधायक निधि देने में, तो पता चल जाएगा। सपने कभी कैमरे में बोले नहीं जाते, ना किसी को सुनाया जाता। सपने जरूर देखने चाहिए, आँख बंद करके देखने चाहिए और खुली आँखों से उन सपनों को साकार करना चाहिए। उत्तराखंड में राजनीति की जब बात होती है तो यहाँ युवा पॉलिटिशियंस का जिक्र हुए बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड का नेतृत्व जो नेता कर रहा है उसका नाम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का गौरव उन्हें मिला है और जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद उत्तराखंड में एक हवा बही है युवा पॉलिटिशियंस की। और अगर युवा पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो सत्ताधारी दल या विपक्ष, हर जगह युवाओं ने राजनीति में अपना सिक्का जमाया है। इस वक्त हमारे जो मेहमान हैं ये 2017 में पहली बार विधायक बने और नौजवान विधायक होने के नाते देश भर में अच्छी खासी ख्याति प्राप्त की है। देवप्रयाग सीट से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं विनोद कंडारी, जिनका राजनीति में अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर भी है और स्थानीय स्तर पर भी। इनकी सबसे अहम बात यह है कि ये कर्म में यकीन रखते हैं, किसी विवाद में कभी इनका नाम नहीं आया। और विनोद कंडारी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सभी दलों में इज्जत के साथ में विनोद कंडारी का नाम लिया जाता है। विनोद कंडारी छात्र राजनीति से उभर कर उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम मुकाम बना चुके हैं। कंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंडारी जी, आज के नौजवानों के रोल मॉडल हैं आप, और जब आपने राजनीति में कदम रखा सन 2001, आपकी उम्र महज 20 साल थी और श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से आप कॉमर्स संकाय के प्रतिनिधि बने, यानी कि एमपी। तो जिस वक्त आपने राजनीति का पहला कदम आगे बढ़ाया, उससे पहले आपके मन में क्या विचार आया था और कैसे शुरुआत हुई? अब श्रीनगर विश्वविद्यालय, आप मान सकते हो कि बहुत बड़े बड़े नाम गढ़वाल विश्वविद्यालय ने दिए हैं। और गढ़वाल विश्वविद्यालय से वर्तमान समय उत्तराखंड की मैं अगर राजनीति को देखूं तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम उस विश्वविद्यालय से आए हैं और उसी कतार में एक छोटा सा नाम मेरा भी है। पॉलिटिकल फैमिली में मैंने जन्म लिया है, तो मन में था कि मैं राजनीति करूं, मगर इसके पीछे का जीवन में एक बड़ा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में आया कि अब पिताजी का स्वास्थ्य खराब था और मैं उसमें कॉलेज में प्रवेश ले चुका था, छात्र राजनीति में मैं एंट्री कर चुका था। तो पिताजी को जौलीग्रांट से एम्स में शिफ्ट होना था। तो पिताजी ने ताऊजी से कहा, कंडारी जी से, ये मेरे साथ नहीं जाएगा दिल्ली एम्स पे, इसको एडमिशन लेना है, इसको चुनाव लड़ना विश्वविद्यालय। तो थोड़ा जिद्दी किस्म के भी थे पिताजी हमारे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो रात की मुझे याद है, मेरे पास 800 मारुति हुआ करती थी इस समय। तो पिताजी दिल्ली गए और मैं श्रीनगर की तरफ गया।
जब मैं श्रीनगर में अपना एडमिशन लिया विश्वविद्यालय में दोबारा, तो जब मैं वापस आया, मुझे याद है कि मैं धर्मपुर चौक पे ही पहुंचा था। तब तक मुझे सूचना है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो उम्र छोटी थी मेरी, और जब पिताजी का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया, तो मेरे मन में आया, यार एक संकल्प मैं इस बात लेता हूँ कि पिताजी ने अंतिम जो मेरे से लास्ट जो बात हुई, इसीलिए मैंने तो संकल्प ले लिया था हरिद्वार में कि मैं राजनीति में जाऊँगा। और मुझे लगता है कि आज मैं जहाँ भी हूँ उनके आशीर्वाद से अब उत्तराखंड में राजनीति कर रहा हूँ। जो पहला चुनाव लड़ा था आपने एमपी के तौर पे, तो एक 20 साल का लड़का, उसकी मनोस्थिति क्या होती है, तो आपकी मनोस्थिति क्या थी जब आप पर्चा भरने गए? ऐसा है कि एक तो कि नॉर्मल प्रक्रिया है, मगर हमारे उस समय जनरल गैदरिंग होती थी, और जनरल गैदरिंग में भाषण देना होता था। तो मैं नया नया था, तो भाई 2-3 मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि विनोद का भाषण कौन लिखेगा। तो जनरली मैं जब शुरू में राजनीति में आया तो मैं बहुत तेज़ी से भाषण देता था, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे बोलना है, तो भाषण दिया। तो कॉलेज में तो शायर व शायरी का एक अलग ही दौर रहता है, तो हमने शुरुआत की। तो संख्या प्रतिदिन उसमें 2 या 5 मिनट का भाषण जनरल गैदरिंग देते थे। तो नहीं, मेरा बहुत सारे दोस्तों ने मेरा सहयोग किया, और आज मैं जहाँ भी राजनीति में हूँ, पार्टी का तो बहुत बड़ा योगदान है, मगर एक जो मुझे तैयार किया उन्होंने राजनीति में आने के लिए, इसके पीछे मेरे गढ़वाल विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र भाई बहनों का सहयोग है। अजय कंडारी जी, जो 20 साल का विनोद कंडारी था, उसने जो भाषण दिया, हमारे दर्शक वो भाषण सुनना चाहेंगे। आप फ्लैशबैक में जाके वही भाषण हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। वो जो भाषण दिया था आपने पहला। अब क्या होता है कि उस समय हम संख्या आप चले जाइए फ्लैशबैक में चले जाइए, 20 साल वाले विनोद कंडारी का भाषण ऐसा है, उस समय मुद्दे क्या होते थे, जो भी बोला था वो सुनाइए। आप मुझे जिताएंगे तो मैं कॉमर्स के छात्रों को 3 किताबें दूंगा। नहीं, उसी अंदाज में सुनाइए। देखो क्या है, उस अंदाज को तो अभी क्या है, नहीं, जो भी याद है, इस टाइम आप मंच पर हैं, सामने छात्र हैं। देखिए वो दौर तो चलो क्या है, तो जनरली ऐसी बात हम करते थे। अब उस समय क्या है कि एक बचपना भी था। क्या वादा किया था? देखिए मैंने राजनीति में, जब भी आज मैं विधायक हूँ, जनता के आशीर्वाद से मैं कमिटमेंट की राजनीति करता हूँ। मैं एक बार जो मन से कह देता हूँ उसको मैं करता चलूँ। आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया, एलएलबी की, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में पीजी डिप्लोमा किया, इतना पढ़ लिखने के बाद में नौकरी का दिमाग में नहीं आया कि किसी एमएनसी में नौकरी करें या वकालत करें? मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे परिवार में सरकारी नौकरी वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। सरकार मिलेगी? ऐसा है, ताऊजी खुद मंत्री रहे? नहीं, ताऊजी तो शिक्षक रहे। ताऊजी ने तो अपना जो शुरुआत की वो शिक्षक के तौर पे की, उसके बाद वो प्रमुख बने, उसके बाद वो विधायक बने, फिर मंत्री भी बने। और परमानेंट कह रही हम सब अपना अपना सबका हमारा रोजगार, अपने रोजगार हमारा है। और मैंने तो एक कंबाइंड फैमिली में जन्म लिया, और मेरी लाइफ में मेरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मेरी माँ है। आज भी माँ मुझे बड़ा प्रोत्साहन करती है, आज भी। तो उन्होंने, मैं आपको किस्सा सुनाऊं आपको, 2022 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं चुनाव प्रचार करके आया, तो होता है कि पूरे क्षेत्र भ्रमण किया, तो मेरा ननिहाल भी मेरी विधानसभा में पड़ता है। होता है जब प्रतिपक्ष के लोग जाते हैं तो सत्ता पक्ष वगैरह शब्दों का वो चलता है। तो मेरी माँ की उम्र 72 साल है इस समय। तो कुछ लोग गए होंगे, तो मेरे लिए भाषण में कुछ कह दिया, कुछ कह दिया होगा। तो मेरी माँ के साथ की बहुत सारी जो मेरी माँ की दोस्त रहेंगे, रिश्तेदारी में रही होंगी, मेरी माँ को लोगों ने फ़ोन कर दिया, काका दीदी आज तो फलानी पार्टी वाला आए थे, लॉट से में तुम्हारे बेटे के लिए ये कह रहे थे। अच्छा, तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा कि माँ के आशीर्वाद में कितना दम है।
तो माँ ने तो मुझसे नहीं कहा। तो माँ ने जहाँ पर माँ जी के संपर्क सूत्र है उस क्षेत्र में माई क्या है तो होता ही है, फ़ोन किया। तो मैंने श्याम को वीडियो दिखाया, तो मैं तुम हो क्या आ गया तारी टोंसर में इतनी बड़ी सिंगल लाइन महिलाओं की इतनी लंबी लाइन लेके मेरे समर्थन में कौन गया। तो मेरी माँ ने सबको बुलाया और सबको एक मायके में सबको जो है प्रेरित किया। तो ये भी ताकत होती है। मगर जीवन में मैंने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है। मैं व्यक्तिगत कभी किसी के लिए नहीं कहता। अच्छा, जब आपने छात्र राजनीति में कदम रखा, उसके बाद में आप महामंत्री भी बने, फिर अध्यक्ष बने छात्र संघ के। तो जब आप पहली बार एमपी बने थे छात्र संघ में और फिर उसके बाद में आप अध्यक्ष बने, तो एमपी और अध्यक्ष का जो सफ़र था, वो जो वक्त था, उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे उस दौरान? बहुत सारे थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। आदमी की एक सोच डेवलप होती है और विश्वविद्यालय में मैंने बहुत सारे चेंजेस लाने का काम भी किया। हमने बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ाने का काम भी किया और विश्वविद्यालय की राजनीति का मजा ही कुछ और है। राष्ट्र निर्माण में छात्र राजनीति और छात्र संघ की राजनीति कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र संघ तो बेसिक पाठशाला है राजनीति की नेतृत्व करने की, और छात्र तो देश का भविष्य है। उसी विश्वविद्यालय से, किसी भी विश्वविद्यालय से आने वाले साइंटिस्ट वहाँ से निकलेंगे, आने वाले वैज्ञानिक वहाँ से निकलेंगे, नेता वहाँ से निकलेंगे, आने वाला जो भविष्य है उन्हीं चलोगे। और यही वास्तव में जो छात्र राजनीति है, जो विश्वविद्यालय है, यही देश का आने वाला भविष्य, इन्हीं में से बहुत से लोग देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जो लोग छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आते हैं, एक लोग वो और दूसरे लोग वो जो उद्योगपति होते हैं, व्यवसायी होते हैं, माफिया होते हैं, वो डायरेक्ट राजनीति में आते हैं, जो पैसे के बूते राजनीति में एंट्री करते हैं, और जो छात्र राजनीति से राजनीति की मुख्य धारा में जुड़ते हैं। इन दोनों राजनीतियों में क्या अंतर महसूस किया आपने? क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? देखिए, मैं आपसे कहूँगा, मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको, अंतर आपको मिल जाएगा। एक बार मैं किसी व्यक्ति के साथ घूमने गया, मैं अंतर बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टर उसमें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गए तो चाय चुई पी, हमने चले गए, कोई बात नहीं। और उसके कुछ महीने बाद हम फिर किसी के साथ गए, तो उसी जहाँ पर चाय पीते वहीं वो मेरे साथ गए। तो बातचीत हुई, संवाद और सब कुछ हुआ। तो चाय वालों को उसको पैसा दिए तो हम चले गए। उसने मुझे रुक के बुलाया, क्या है कि भाई साहब ये पब्लिक के लीडर होंगे ना? मैंने हाँ। और जो उस दिन आए थे ना, वो लगे नहीं मुझे। मैंने ऐसा क्यों? तो जो पहले व्यक्ति था वो दूसरे स्ट्रीम का व्यक्ति था, दूसरा व्यक्ति दूसरे स्ट्रीम का था। तो आप ये कह लीजिए कि जो पब्लिक से आता है, जो संघर्ष करके आता है, उसकी झलक आपको अलग दिखेगी। जो एक व्यक्ति तो होता है जो शौक के तौर पर यार मुझे राजनीति में जाना है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके जुनून होता है मुझे राजनीति करनी है। तो राजनीति करने का जुनून, चाहे वो प्रधान से आए, चाहे वो क्षेत्र पंचायत से आए, चाहे छात्र राजनीति से आए। अब जैसा हम कहिए, हम आज भी अपने आप को कभी कभी हम पे छात्र संघ वाली लटक बना जाती है। लटकपन कैसे? जो एक जो सक्रोश छात्र राजनीति का होता है आज को असर दिखे। और आप देखें जो छात्र राजनीति से जो लोग आए उन पर असर आपको जरूर दिखेगा, चाहे हम 80 साल के हो जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जो छात्र राजनीति से आते हैं वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व होते हैं और लोगों की समस्या को दिल से महसूस करते हैं, ये कह सकते हैं। और जो पूंजीपति या जो माफियागिरी या ठेकेदारी से और जो पूंजी के बूते पॉलिटिक्स में आते हैं, वो आम जनता के दर्द को कहाँ तक महसूस कर पाते हैं? देखिए, जो बात आपने कही, मैं तो इस बात को तो नहीं जोड़ूंगा, मगर जो संघर्ष करके आएगा उसके काम करने का तरीका आपको अलग जरूर मिलेगा। अगर संघर्ष की हम बात करें तो संघर्ष की सबसे बड़ी मिसालों में खुद आपके ताऊजी मातबर सिंह कंडारी जी, जो मंत्री भी रहे, देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी,
लोगों को दिखता है कि एक नौजवान मुख्यमंत्री होना, लेकिन उसके पीछे उनका क्या सेक्रीफाइस है, वो भी छात्र राजनीति से है। आप तो इनके संघर्ष जो है, मोदी जी का, कंडारी जी का, धामी जी का, तो इनकी पॉलिटिक्स, ये जनप्रिय नेता बने, इसके पीछे क्या क्या कारण देखिए, मानते हैं? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी आपके स्टूडियो में आके मैं बैठ रहा हूँ, और जब ये कल इंटरव्यू आप जब इसको फ्लैश करेंगे तो लोग आपके बारे में सोचेंगे, देखिए यार इतने बड़े पत्रकारी हैं, इनका सेटअप बहुत अच्छा है, मगर यहाँ तक पहुँचने की जो सीढ़ी आपने तय की वो किसी ने नहीं देखी। आपने देखी होंगी, या आपके परिवार ने देखी होंगी, या आपकी धर्मपत्नी ने देखी होंगी, क्योंकि सक्सेसफुल के सामने तो आदमी को केवल एक सक्सेसफुल इंसान दिखता है, मगर संघर्ष की जो कहानी है उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग ही जानते हैं। आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, तो युवा मोर्चा में जो पॉलिश की जाती किसी भी नेता को, तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यशैली में दिखाई दे रही है। तो युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कितना अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। विस्तार से बताइए। देखिए, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे। मेरे साथ मेरे मित्र गोवा के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रमोद सावंत हमारे युवा मोर्चे में हमारे साथ रहे। आप जो है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्रीय मंत्री है वो युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आप नड्डा जी हमारे युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अपने छत्तीसगढ़ में शर्मा जी हमारे, मैं युवा मोर्चे का वहाँ प्रभारी रहा, वो वहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ में। तो बहुत सारे युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं मान सकता हूँ एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। और मैंने तो युवा मोर्चे में अनुराग ठाकुर जी के साथ काम किया है, और उनके साथ मुझे बहुत सीखने को मिला। काम लेना जानते हैं कि किससे काम लेना है। कंडारी जी, आप उत्तराखंड के एक ऐसे विधायक हैं जिसे तमाम दलों के लोग प्यार करते हैं और आप हर दल में लोकप्रिय हैं। कोई मुझे ऐसा नेता नहीं मिलता जो आपके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करता हो। तो क्या आप भी दूसरे दलों के कुछ नेताओं के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं या जिनकी आप तारीफ करना चाहें? देखिए, मैंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध बहुत ऊंचे होने चाहिए, और मैं तो अभी राजनीति सीख रहा हूँ। बहुत सारे कांग्रेस में बहुत सारे लोगों जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत मेरी उम्र में उनसे बहुत बड़े हैं, मगर मुझे एक छोटे भाई के तौर पर मुझे प्यार करते हैं बहुत सारे लोग हैं। मैं पूरे देश में बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल इतनी बात कहूँगा कि राजनीति में व्यक्तिगत संबंध हमेशा ऊँचा होना चाहिए। अगर हम विपक्ष के 4 नेताओं का नाम आपके मुंह से सुनना चाहें जिनकी आप प्रशंसा करना चाहें? बहुत सारे लोग हैं। मैं उत्तराखंड की मैं बात करूँ जिनसे मेरे बहुत जैसे आपके प्रीतम सिंह जी बहुत अच्छे हैं, और मैं उनसे बहुत पारिवारिक संबंध है, और बहुत सीनियर विधायक उत्तराखंड के अपने इंद्रजीत सिंह, जब मैंने इंद्रजीत सिंह मुझे बोली हुई एक बात याद है कि मैं मिला उनसे, क्या कि बेटा पहली बार बनना तो बहुत सरल होता है, जब दूसरी बार जीत के आओगे तब मानोगे तुम नेता। मुझे याद है गैस स्टैंड का सत्र था, मैं उनसे मिलने गया। बहुत सारे लोग अपने दल में विधान अपनी भाजपा में बहुत सारे लोग हैं जो हमको छोटे भाई के रूप में मानते हैं। और मैं जानता, मेरा एक व्यक्तिगत मानना है कि आप किसी भी नेता से मिलिए, उससे हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ लेकर आए। अगर मैं आपके स्टूडियो में अगर आज आया हूँ तो आपके इस स्टूडियो से मैं एक पॉजिटिव चीज़ लेकर जरूर जाऊँगा जो मेरे जीवन में काम आएगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष है, इन दोनों दलों को हटाकर उनका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने साँठ-गाँठ कर रखी है। एक बार सत्ता में तुम रहो, एक बार सत्ता में हम रहें, तुम भी लूटो, हम भी लूटें, ऐश लूटें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका बहुत अलग है। मैं अपनी विधानसभा की मैं बात करूं, आज आप देखिए कि हम सुनते थे कि साहब अंग्रेज आए थे, रेलवे का सर्वेक्षण पे क्या सुनते थे हम अपने बुजुर्गों से या अपने जो लोग होते थे। आज आप देखिए ना, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसको हम खाली सुनते थे, और भाजपा सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, आज आप देख लीजिए कि रेलवे की लाइनें
का काम जो है टनल पर हो गया, लगभग 50% पर काम हो चुका है। हमारी सरकार जो डायलॉग करेगी उसको डिलीवर हम जरूर करेंगे विकास के रूप में। और भी जरूर देखिए ना, 5 घंटे 5.5 घंटे लगते थे श्रीनगर से देहरादून आने में, आज महज 3.5 बाद में आप देहरादून पहुंच रहे हैं। हम विकास का मॉडल देना जानते हैं। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी सरकार ने नारा दिया। अच्छा, एक चीज़ विधायक जी देखी जो गई है, शराब के ठेके हों, पीडब्ल्यूडी के ठेके हों, किसी सामान की सप्लाई के ठेके हों, खनन के ठेके हों, उसमें पर्दे के पीछे कहीं ना कोई विधायक या कोई नेता होता है। ऐसा क्यों? देखिए, अब सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। फिर आप देखिए, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है ना। ऑनलाइन सिस्टम में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी सप्लाई ऑनलाइन में अप्लाई कर सकता है। टेंडर फिक्स होते हैं ना? नहीं, ऑनलाइन है तो भाई कोई भी भर सकता है भाई, इसको कोई भी भर सकता है, कहीं से भी भर सकता है। फिक्स नहीं होते? ये देखिए, ये आपका कहना हो सकता है, ये हमारा नहीं। नेता पीछे नहीं होते, नेता या विधायक? देखिए, मैंने आपसे कहा, लोग क्या करते हैं, नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा लिया, बहुत सारे लोग कहेंगे आप मेरे मित्र हो, आपने इसलिए मेरा इंटरव्यू लिया। इसमें आप क्या कहेंगे? आपने कहीं ठेके वेके लिए? मैं तो सब काम करने वाला व्यक्ति, मैं जनता के बीच में रहता, 24 घंटे 24 आवर्स विधानसभा के बीच में रहता। किसी ठेके मैं वेके में इंटरेस्ट लिया कभी? मैं रखता ही नहीं चीज़ों में, दूर दूर तक नहीं रखता इन चीज़ों में। तो ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिशियंस का हिस्सा होता है हर देखिए, ठेके में। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। एक मिथ्या बनी हुई है, एक सोच बनी हुई है। देखो, कोई किसी के बारे में क्या सोच रहा है उसका आप कुछ कर नहीं सकते। हर नेता ठेकों में इन्वॉल्व नहीं होता। देखिए, मैंने आपसे कहा, हर आदमी अच्छा हो ये मैं भी नहीं मानता हूँ, और हर आदमी खराब हो ये मैं भी नहीं मानता। पारदर्शिता कितनी जरूरी है? होनी चाहिए, जीवन में होनी चाहिए। आप किसी भी काम को उसमें होनी चाहिए। अच्छा, आमतौर पर देखा गया है कि ब्यूरोक्रेट उत्तराखंड में पॉलिटिशियंस पे ज़्यादा हावी रहते हैं। हमारे पर तो आज तक कोई हावी नहीं हो पाया। मैं अपना सवाल पूरा कर लूँ कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियंस पे ज़्यादा हावी रहता है। आप जैसे विधायक जो छात्र राजनीति से आए, पढ़े लिखे हैं, अगर हो सकता आप कंपटीशन देते, हो सकता आप भी ब्यूरोक्रेट होते, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस हैं उनके सामने ब्यूरोक्रेट थोड़ा हिचकते हैं। लेकिन जिनकी शिक्षा की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं होती, उन्हें गोलियां देने का काम ब्यूरोक्रेसी करती है। कि ये क्या ऑब्जर्व किया आपने कभी? नहीं। देखिए, मैंने कहा, मैं तो ये दूसरा कार्यकाल मेरा है। हर आदमी को अपना काम करने का तरीका होता है, और मेरा अपना काम करने का बहुत दूसरा तरीका है। मैंने कहता है, कल्याण सिंह कहते हैं, घोड़े की घुड़सवारी करने आपको आनी चाहिए। हम जानते हैं कि उसको कैसे चलाना होता है, ये व्यक्ति को आना चाहिए। हाँ, भाषा संयम होनी चाहिए, बात करने का तरीका ठीक होना चाहिए, और काम करने का सलीका होना चाहिए। पढ़े लिखे नेताओं से कितना घबराती ब्यूरोक्रेसी? देखिए, ऐसा आप सब पढ़े लिखे और दौर चले गया, और सब पढ़े लिखों का दौर है। ब्यूरोक्रेसी घबराती है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा, काम करने का तरीका है। वो कहते हैं ना कि सचिन रन मारे ना मारे, मगर जब पीछे में आता है तो अगल बगल की फील्डर बॉलर सोचते हैं बॉल कैसे करनी। आमतौर पे एक चीज़ देखी गई है, जब किसी भी चीज़ की पत्रावली बनती है, उस पत्रावली को बनाने में क्लरिकल स्टाफ होता है। उसने पत्रावली बनाई, साहब के सामने पेश की, साहब ने आग बंद करके साइन कर दिए। तो यानी कि जो आदमी एक ब्यूरोक्रेसी की आईएएस की परीक्षा पास करके आ रहा है, या आप एमएलए बन के आ रहे हैं, कल को आप मंत्री बनते हैं, एक क्लर्क आपको गवर्न कर रहा है, आग बंद करके वो जो आपसे कहेगा कि ये नियम है तो नियम है, वो कहेगा नियम नहीं है तो नियम नहीं है। यानी कि क्लर्क जो कह रहा है, आप बीइंग ए मिनिस्टर उसे फॉलो कर रहे हैं, या बीइंग ए सेक्रेटरी उसे फॉलो कर रहे हैं। इस परंपरा के बारे में क्या कहना है? देखिए, डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, और मैंने कहा कि काम करने का तरीका किसका क्या है, मैंने आपसे कहा। और जहाँ तक आपने मैं तो कॉर्पोरेट स्टाइल की बैठक लेता हूँ, मैं आप बताता हूँ आपको। मुझे जो भी अपनी विधानसभा में काम पर, मैं सारे अधिकारी बैठाऊँ, मुझे समझाओ क्या है। पहले मैं उनकी सुनता हूँ, फिर मैं अपनी सुनाता हूँ। और
नेता का विजन होना चाहिए। सरकार चलाना हमारा काम है, जो जनता ने हमें जीत के भेजा है। आपका काम ब्यूरोक्रेसी, उसका रास्ता निकालना आपका काम है। हमारा काम है अपनी बात को मनवाना सही ढंग से और जनता को उस काम को करके देना, ये हमारे में। ऐसा कोई काम क्षेत्रीय विधायक के नाते जो आपका ब्यूरोक्रेसी ने अटकाने की कोशिश की हो, लेकिन आप उसे ओके करा के लाए हो? ऐसी कोई घटना बताइए। ब्यूरोक्रेसी ने रोड़े अटकाए हो? ऐसा है, अब क्या है कि मैं पद की गरिमा भी रखता हूँ और जिससे मेरे हॉट टॉक जो है उसकी मैं गरिमा रखता हूँ। एक और पूरा तो नहीं सुनाओ कि कैमरे पे हूँ। नहीं, हम नाम की बात नहीं कर रहे, किस्सा बताइए। हमने किस्सा ऐसा है, आप किस्सा बताइए। एक बार क्या था कि एक मामला मेरी विधानसभा का था, तो मैंने कहा भाई इसको करो, तो उन्होंने मुझको एक ऐसा जवाब दे दिया। कलेक्टर ने? नहीं, किसी ने, कलेक्टर की बात कैसे? हाँ क्योंकि छोटे मोटे आदमी की बात तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ आपसे ना, जो मैं कह रहा हूँ। जी। कलेक्टर तो बहुत दूर की बात है। उसने गोली देने की कोशिश नहीं, गोली क्या, 24 घंटे में जियो जारी करना पड़ा, 24 आवर्स में जो है मीटिंग करके उसका जियो जारी करना पड़ा। सही काम था। ऐसे एक दो किस्से जरूर बताइए कि बीइंग ए विधायक आपको दिक्कत हुई हो और शासन से क्लियर कराने में आपको जूझना पड़ा हो। मैं कह रहा हूँ, मैं आज से दूसरी तीसरी बार किसी जाता ही नहीं, मैं अपना काम कराता हूँ। काम करने का तरीका है मेरे पास। मैं जो करना ना चाहता हूँ फिर करना पड़ा हो। बहुत सारे कि उसमें ये बताइए, हम दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं? सभी एक ही समांतर एक समान व्यक्ति थोड़ी है, कोई किसी प्रकार का काम नहीं करता, किसी प्रकार आता है। पर जनता ने चुनाव जीता है और सब देखिए, अब जनता ही सब कुछ करती है। अधिकारी भी अगर बैठे हैं, उनकी तनख्वाह भी जनता के टैक्स से मिलती है। तो मेरा मानना है जनहित में कोई काम होना चाहिए, कर रहा है उस तरीके होने चाहिए। भाई आप देखिए, आज से 20 साल पहले का देहरादून क्या था और आज का देहरादून क्या, बहुत अंतर है। समय के हिसाब से चीज़ें चेंज हुई ना, तो समय के हिसाब से आदमी को अपनी कार्य पद्धति भी चेंज करनी चाहिए। राजनीति में आपने अपने ताऊ जी मातबर सिंह कंडारी जी से 5 बातें ऐसी कौन सी हैं जो अपने ताऊ जी से आपने सीखी और एग्जीक्यूट करते हो बीइंग ए पॉलिटिशियन? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि भाई विनोद, तुमने मुझसे क्या सीखा है? मैंने साहब आपसे मैंने एक अच्छी चीज़ सीखी है। एक पब्लिक से मैन टू मैन बात करना और एक क्षेत्र में पैदल चलना, वो ये दिन मेरे ताऊ जी की मुझे, ये मैंने उनसे सीखी है। अगर हम बात करें ताऊ जी की बीइंग ए पॉलिटिशियन, क्या बात आपको अच्छी नहीं लगती थी जो आपने अपनी राजनीति में नहीं उतारी? ऐसा है कि वो मेरे परिवार के एक बड़ा मुखिया हैं। मुझे उनकी जो बात लगी, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की और मैं बताऊँ, मैं आपको दरवाजे भी खड़ा हो गया था ऐसे करके कि आप पार्टी मत छोड़िए। तो उन्होंने मुझे हल्का सा धक्का देकर वो निकल गए, क्योंकि परिवार के अभिभावक भी हैं, एक लिमिट तक ही बात कर सकते। वो बात मुझे थोड़ा सा खराब क्या बोल सकते, उस समय मुझे हल्का सा बुरा लगा। ऐसे कौन से राजनेता थे जिन्हें देख के आपके मन में आया कि मुझे इन जैसा बनना है? देखिए, बहुत सारे लोगों से मैंने थोड़ा सबसे सीखा, बहुत सारे। मैं हम एक दो के देखिए, नाम जैसे जानना चाहें? आदरणीय मोदी जी हैं, बहुत कुछ सीखना होता है। उनका टाइम जो मैनेजमेंट है, वो एक संघ के प्रचारक से लेकर मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लगातार कंटिन्यूटी में। आप देखिए, एक भी उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली। उन्होंने का बात करने का तरीका, पब्लिक तक अपना मैसेज पहुंचाने का तरीका, बहुत कुछ है। और राजनाथ जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और अनुराग जी से मैंने बहुत सीखा। अनुराग जी तो बहुत कुछ सिखाते हैं। अनुराग ठाकुर जी की क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आई और जो आप अपनी पॉलिटिक्स में उतार रहे हैं, उनमें क्या क्या खूबियां आपने पाई? देखिए, मैं जब उनसे पहली बार मिला तो मन में ये था कि यार, ये मुख्यमंत्री के बेटे, मैं रियली बता रहा हूँ। पर होता है, जब मैं पहली मुलाकात उनसे मेरी हुई, मेरी पहली मुलाकात उनकी हिमाचल भवन में
सदन मेरी मुलाकात जब मैं यहाँ पर अध्यक्ष था, तो बहुत सरल व्यक्ति है। जो व्यक्ति बीसीसीआई का चेयरमैन रहा हो, आप जानते बीसीसीआई देश में कितना बड़ा प्रतिष्ठित संस्था है। संस्थान है, मगर बहुत बहुत ही सरल व्यक्ति है। हम उनसे कभी मिलते हैं तो तुम गाड़ी से आए हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रखा है। ऐसा नहीं, हर नेता से हम कुछ न कुछ सीखने को मिलते हैं, और मैंने बेसिकली आरएसएस से बहुत कुछ सीखा। पुष्कर सिंह धामी जी की वो बड़े भाई के रूप पांच खूबियां बताइए उनकी, क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं उनकी। में सुनते बड़ी शालीनता से किसी बात। ये तो और- एक हो गई। और दूसरा क्या है कि वो बड़े सहज भाव से बोलते किसी भी, और मुझसे तो उनका युवा मोर्चा वाला नाता है, और वो मुझे विधायक कम मानते, छोटा भाई ज़्यादा मानते हैं, और वो हर जगह पहुंचते हैं। आपदा के दौरान में देख कोई घटना घटे, वो अपने प्रेजेंट जब उपस्थित वो देते हैं। राजनीति में युवाओं की सहभागिता 70 विधायक हैं, 70 में कितनी होनी चाहिए? ठीक है, आप बहुत सारे नौजवान हैं, आप देखिए अब तो इसमें तो बहुत सारे नौजवान, इसमें बहुत सारे लोग नौजवान हैं इसमें, और युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप देखिए छोटी उम्र में आदमी को प्रतिनिधि मिल जाता है, करने की क्षमता भी, एक उमंग होती है, और एक उसके अंदर एक कुछ करने की अलग से एक मन में उसका विचार रहता है। आपका कभी किसी के साथ अफेयर रहा? नो। जो भाभी हैं, यानी परिवार ने जो देखिए शादी कर दी, मुझे, हाँ, मेरा क्या है कि ये लव मैरिज है? मेरा नहीं मैरिज, परिवार ने जो और मेरी धर्मपत्नी का बड़ा रोल है मुझे यहाँ तक पहुँचा। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके पास रहती है, एक बेटा एक बेटी है मेरी, और धर्मपत्नी मेरी एक ऐसी जीवन की मेरी एक ऐसी साथी है जिसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मेरी राजनीति से उसको दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं। बहुत से नेता एक से ज़्यादा पत्नी रखने में यकीन रखते हैं। ठीक है, ये किसी पर्सनल लाइफ में मैं जाना नहीं चाहता, और न मैं इसका कोई जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं राजनीतिक जीवन में कभी किसी की पर्सनल दरवाजे के अंदर की बात में कभी किसी करता नहीं। और मेरी आदत है कि मैं आपके यहाँ से अगर निकला हूँ तो मैं अपनी बात आपके दरवाजे में ही समाप्त करके जाऊँ। अच्छा, कभी आपकी किसी से राजनीति को लेकर ऐसी दुश्मनी हुई जिससे जानी दुश्मनी का लेबल लगाया जा सके? नहीं, मैंने ऐसा कभी मेरे जीवन, भगवान करे ऐसा कभी कोई दिन ना आए मैं कभी किसी ऐसा करूँ। मैं कभी राजनीति में किसी को नुकसान पहुँचाने का काम नहीं करता। जनता के बीच में कभी आपका ऐसा कोई अपमान हुआ हो जिसे आपने दिल पे ले लिया हो? नहीं, देखिए ऐसा है, जनता ही आपको फूलों की माला पहनाती है, और जो जनता आपको फूलों की माला पहनाती है वो जनता को आपसे प्रश्न पूछने का अधिकार भी है। कोई ऐसा किस्सा याद है कि किसी जनता की तरफ से अजीबोगरीब डिमांड आपके पास आई हो कि नेताजी इस समस्या का समाधान ठीक दीजिए? है, आतिथ्य कैसा है कि यानी कि जिसमें हंसी भी आती हो कि एक अजीबोगरीब डिमांड रख दी हो किसी ने। एक बार जब मैं नया विधायक बना तो एक पत्र मुझे किसी ने दिया, तो मैंने पत्र मार्क कर दिया। मार्क किया तो बाद में आया कि यार ये तो फाड़ी मंत्री जी वो है, ये शब्द कुछ और होना चाहिए। तो चिट्ठी में आई, चिट्ठी फाड़ी, फिर संबंधित अधिकारी से पूछा यार इसका आपकी विभाग में इस शब्द को क्या भाषा, आपकी विभाग की भाषा क्या है, तब मैंने वो चीज़ उसमें डाली। अच्छा, एक चीज़ जो आपको काफ़ी लोकप्रिय बनाती है, आप छात्रों के समूह को बाहर घूमने भेजते हैं। भारत भ्रमण पे पहले लड़कों को भेजते थे, अब लड़कियों को भी भेजना शुरू दोनों किया दोनों आपने। जाते, शुरू से ही दोनों जाते। तो ये क्या विजन था और क्या सोच थी और कब से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं? देखिए ये भारत दर्शन जो कार्यक्रम है मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप गौर कीजिए कि हम जब घर में छोटे, जब हम 10-12 साल के थे, तो हम भी जिद किया करते घर वालों को, हमको यार देहरादून जाना है, हमें भैया के साथ भेजो, किसी के साथ भेजो।
और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि भारत दर्शन कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि ये हमारी पौधशालाएँ हैं, इनको पानी और खाद देने का हम सबका है, मैं नहीं, हम सबका है। और ये मेरा बड़ा विजन है कि भारत दर्शन कार्यक्रम मैंने जब शुरू किया तो मेरी विधानसभा बच्चों का परसेंट 60, 70, 72 इसके आसपास आता था। तो मैंने सोचा अरे भारत दर्शन कार्यक्रम बनाया जाए। उसका ये परिणाम है कि एक तो बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि बहुत हुई है। आप देखिए, जब बच्चा पहले दिन भारत दर्शन कार्यक्रम में जाता है तब का उसका व्यवहार और जब वो वापस आता है तब का व्यवहार उसको बहुत बड़ा अंतर आपको दिखेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं IIT ले जाने का काम कीजिए, और मैं खुद इस 10 दिन के टूर में स्वयं खुद साथ में चलता हूँ। ये खर्चा कहाँ से आता है? ये मैं अब जो सैलरी मिलती है उससे भी करता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त सहयोग भी कोई मेरे दोस्त होटल बुक कराते हैं, अपनी इच्छा से दोस्त मेरे बुक कराते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वॉलंटरी होता है जो नहीं मतलब मेरे दो, हाँ मतलब मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, वो कहते विधायक जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कुछ लोग टी शर्ट दे देते हैं, भाई हमारी तरफ से ये टी शर्ट दे, तो अपनी जेब से पैसा लगता है, मगर कुछ लोग उसमें मेरे मित्र लोग सहयोग भी करते हैं। आप 2018 में आदर्श विधायक रहे, यानी कि जब पहली बार विधायक बने तो आपको आदर्श विधायक का सम्मान मिला। फिर उसके बाद में उत्कृष्ट विधायक के तौर पे भी आपको एक और 2020 क्रिकेट की तरफ से सम्मान दिया गया। तो जब आपका कार्यकाल 1 या 2 साल का ही था, 17 में जब आप विधायक बने, तो कभी आपने सोचा था कि इतनी बड़ी विधानसभा में आपको आदर्श विधायक का सम्मान मिलेगा? मैं बताऊँ आपको, जब मुझे उनका पत्र प्राप्त हुआ तो मैंने उसको पढ़ा। यार मैंने मुझे क्या सोच के आप लोगों ने क्या सोच के इन्होंने मुझे पुरस्कार दिया होगा। तो जब मैंने देखा उन्होंने मेरा पूरा खाचा निकाला था, हमने पूरा, मैंने पूछा उनसे, तो जब मैंने देखा कि यार नहीं, क्योंकि मैं एक तो क्षेत्र में मेरी कनेक्टिविटी बहुत रहती है, तो लोगों से मिलना जुलना मेरे काम, ठीक है। उनका अपना एक मैं जानता नहीं था किसी को कौन है क्या है, मैं तो पूना भी पता नहीं कितने साल बाद क्या होगा। तो उन्होंने जब मैंने पूछा तो उनका हमारा क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में आप आते हो, उसके लिए ठीक है। और सम्मान छोटा हो बड़ा हो, सम्मान सम्मान होता है, और सम्मान जब व्यक्ति को मिलता है तो एक ऊर्जा का संचार भी उसके अंदर नए तरीके से उत्पन्न होता है। आप विधायक नहीं होते तो क्या होते? वगलत तो मैं एडवोकेट होता या मैं बिजनेसमैन होता। आपकी आमदनी का जो जरिया है, आपकी जीविका, उसके जराए क्या हैं आपके? मेरा बिजनेस है श्रीनगर में, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे तीनों भाई बिजनेस चलाते हैं। मेरी धर्मपत्नी भी नौकरी करती थी, अभी उसने रिसेंटली BT होने के कारण नहीं करती। मैं कंबाइंड फैमिली, मेरा अपनी आवश्यकता है कुछ ज़्यादा है नहीं, सीमित आवश्यकताओं में अपना जीवन जीता हूँ। कभी मन में आया कि हेलीकॉप्टर खरीदूं या ये 2-2, 3-3 करोड़ वाली कारें खरीदूं? मन में सोचता हूँ कि अच्छी नींद आनी चाहिए। लाओ लश्कर लेके ट्याऊं ट्याऊं करते हुए, सायरन बजाते हुए, 10-20 गाड़ियों का काफिला शोर मचाते हुए, बाहुबली अंदाज का कभी मन में विचार आया आपके? मन में विचार आता है जनता का विकास करो, मन में विचार आता है अपने जिस जनता ने मुझे चुनाव जिता के भेजा उसके विचारो, जनता का काफिला आपके पीछे रखना चाहिए। तो ये तो व्यवस्था है, और जो सबसे बड़ा काफिला होता है वो जनता का होता है। तो जो लोग ये सोच रखते हैं कि अपना दमखम दिखाने के लिए शोर शराबा, 20-20 गनर पनर लेके चलते हैं, तो इसका राजनीति पे कोई असर पड़ता है क्या? ये व्यक्ति की सोच होती है। तो यानी कि आपकी पारिवारिक सोच हमेशा से धरातल पर काम करने की रही? देखिए मैंने आपसे कहा, आप सोच से आदमी बड़ा बनता है। सोच एकदम सकारात्मक होनी चाहिए। पुष्कर सिंह धामी जी ने सोचा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। जब उन्हें मालूम चला कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो उनके लिए सरप्राइजिंग और शॉकिंग दोनों ही था। वो तो राज्य मंत्री और मंत्री बनने के लिए प्रयासरत थे, जो हर पॉलिटिशियन करता भी है। अचानक उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। अगर कभी आपके साथ ऐसा मौका आया
तो उसके लिए आप तैयार हैं? मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं है, सोचा नहीं है। जो ऊपर वाले ने जो जिम्मेदारी तय की होगी, उस जिम्मेदारी के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बतौर विधायक आप नहीं कर सकते, मगर बतौर मिनिस्टर कर सकते हैं, बतौर मुख्यमंत्री आप कर सकते हैं। विधायक के तौर पे आपको जूझना पड़ता है, मंत्री के तौर पे आपके कलम में ताकत होती है। तो कभी आपको राजनीति के दौरान ऐसा विचार आया हो कि जनहित के लिए मेरा मंत्री बनना ज़रूरी है या मुख्यमंत्री बनना ज़रूरी, कभी ऐसा दर्द महसूस किया हो? मैं दर्द वाला विधायक हूँ नहीं, मैं काम करने वाला विधायक हूँ। काम करने में दिक्कतें तो आई मुझे होंगी कोई कभी? दिक्कत नहीं होती। जो क्षेत्र के ठेकेदार हैं, जब ठेका वेका लेते हैं तो उन्होंने कभी आपको ब्राइब करने की कोशिश की, मैं बहुत दूर रहता हूँ चीज़ से, प्रयास किया कभी? बहुत दूर रहता हूँ, मिलता भी नहीं कोई मुझे जल्दी से। नहीं, कभी किसी ने किया हो? नहीं नहीं, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, तो क्षेत्र में आप पारदर्शिता पे फोकस किए हैं। पूरा। तो यानी कि काम की गुणवत्ता, जो सड़कों की, पुलों की, स्कूलों की जो क्वालिटी है, उस पर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं आप? उससे तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बीइंग ए देखिए, विधायक आपने क्या सिस्टम बनाया हुआ है? देखिए ऐसा है कि जनता को शिकायत हमारे पास आती है। कई लोग क्या करते हैं, जाते हैं कैमरे, देखो ये उखड़ गया, ये उखड़ नहीं। आप उसको पनिशमेंट करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। एक होता है जानबूझ के करना, एक होना वास्तविकता से किसी को दंड देना। आप अगर किसी को दंड दो तो आपके मन में दुराग्रह उसके प्रति नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलत काम किया भाई, इसको तरीका क्या, इसको ठीक करो, ये आपके अंदर पनपने का तरीका होना चाहिए। खंडारी जी, आप 2017 में पहली बार विधायक बने। एक्सीडेंटल विधायक थे या दिली तौर पे ख्वाहिश थी? दिली तौर पर ख्वाहिश थी, कैसे टिकट मिला? कार्यकर्ता के रूप में। हाथ पैर मारे थे? कार्यकर्ता के रूप में बोलता रहा हूँ मैं आप। कौन कौन दावेदार था? दावेदार तो हर कार्यकर्ता का वो है, दावेदारी करना अधिकार है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है। तो जब विधायक बनते हैं तो विधायक निधि भी होती है, और विधायक निधि इसलिए होती है कि जो नेता विधायक बना है वो अपने विजन के अनुरूप खर्च कर सके। तो विधायक निधि में आप कितने कंजूस हैं, कितना खर्चा है या दरिया दिल है? आप देख लीजिए मेरे 8 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पता चल जाए मैं कंजूस हूँ क्या भेजा नहीं देने में, वो पता चल जाएगा। याद है आपको विधायक निधि के तौर पे पहला काम क्या कराया था आपने, और विधायक निधि की आज तक पूरे कार्यकाल मैं में आपको उंगली में टिप्स बता सकता हूँ मैंने कहाँ कहाँ की। पहला 17 में जब पहली बार विधायक बने तो जो मंदिर, पहला आदेश मंदिर का क्या था? सबसे पहली घोषणा मैंने जो कराई थी वो मुख्यमंत्री से कराई थी, घंटागढ़ देवता की, अपने लुस्त बड़ा हमारा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ की मैंने घोषणा कराई थी 90 लाख रुपए की। तो विधायक निधि में कितनी दरिया दिली दिखाई, पूरा बताइए। मैं तो आप देखिए, मेरा मानना है कि मैं घोषणा करता हूँ और गाड़ी में बैठा ऑफिस को वर्ष को जारी करता हूँ। मैं रखता नहीं टेंशन, मेरे पास टेंशन है ही अपने बारे में। तो जो निधि है 5 साल तक आपको खर्च करनी पड़ती है एक विधायक के तौर पे, तो उसकी सरप्राइज अनाउंसमेंट आपको करनी होती है या उसकी पूरी प्लानिंग करके चल रहे, कितना पैसा देखिए- आपको मिलता है, कितना खर्च कर पाते हैं? देखिए ऐसा है कि अब जैसे पहाड़ों पे जो है हम जाते हैं, तो जैसे गांव में पब्लिक प्रोग्राम लोग हमको बुलाते हैं तो हम वहाँ पे उसकी घोषणा करते हैं। कोई कहता है भाई हमारे टिन सेट बना दो, कोई कहता है हमारे इंटरलॉकिंग टाइल्स बना दो, कोई कहता है हमारा विधायक नीचे रोड काट दो, वो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गांव में मंदिर बना दो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल को कंप्यूटर दे दो, फर्नीचर दे दो। इसमें जिस प्रकार जो जिस तरीके से समझा कोई स्कूल वाले स्कूल की डिमांड करता है, तो इस पर मैंने काम किया और मैं जो घोषणा करता हूँ तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। कितना पैसा मिलता है? 5 करोड़ मिलता है। क्या आपको लगता है एक विधायक के लिए 5 करोड़ पर्याप्त होता है? इतनी बड़ी विधानसभा में देखिए 5 करोड़ ऊँट देखिए, के मुंह में जीरे के बराबर नहीं लगता? पहाड़ के विधायक के लिए थोड़ा कम है, इसलिए क्योंकि देखो कहीं जंगल में कोई रास्ता बनाना है या मंदिर, गांव ये है मंदिर गांव के बहुत ऊपर होता है, तो इसमें कुछ मतलब कुछ संशोधन होना चाहिए, कुछ नई चीज़ें ऐड होनी चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। खंडारी जी, आप छात्र राजनीति से आए हुए शख्स हैं,
और छात्र राजनीति में सबसे बड़ा धर्म मानवता होता है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, छात्र छात्र होता है। तो आज के दौर में जो हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति और छात्र राजनीति में धर्म का जो प्रयोग होता है, आपकी सोच क्या है उसे लेकर? ठीक है, मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में नहीं होना चाहिए। जो एक्टिव पॉलिटिक्स जो है, राष्ट्रीय मुख्य धारा की राजनीति, जो इसमें हिंदू मुस्लिम और भारतीयता दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स भारतीय सोच पे कुठाराघात नहीं करती? देखिए, राजनीति में आप किसी भी दल में राजनीति कीजिए, मगर देश पहले होना चाहिए। देश के प्रति जो भाव है वो आपके अंदर एक जुनून पैदा करता है। देश हम के लिए हमारे लिए पहला होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। सबसे ऊपर हमारे मेरे लिए देश है। जिस तरीके की पॉलिटिक्स इस वक्त देश में चल रही है, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी कर रही है, चुनाव आयोग को निशाना भी बनाया हुआ है, चुनाव आयोग की कार्यशैली पे, कभी ईवीएम पर, कभी वोट की कटिंग पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, कभी कोई नेता। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, इस पॉलिटिक्स पे आपका क्या मानना है? देखिए, कांग्रेस देश में क्या राजनीति करी सबको पता है, और उनके नेता कहते क्या हैं, करते क्या है, सारी दुनिया को पता है। आप देखिए, देश की जो बात है हमारी, ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, कांग्रेस के भी और नेता, अन्य दलों के नेता भी होंगे। देश के अंदर हम कहते हैं इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, ये होना चाहिए, पॉलिसी ये होनी चाहिए, कहते हैं। मगर देश से बाहर देश की अच्छाई पे बात होनी चाहिए, देश की ताकत पे बात होनी चाहिए। देश से बाहर देश के पक्ष में बोलना चाहिए। जैसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता मैंने देखे विदेश में बहुत कुछ बोलते हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का फैसला किया है और उसकी जगह माइनॉरिटी काउंसिल बनाने की बात की, प्राधिकरण। तो ये मदरसा बोर्ड ख़त्म करने की सोच और जिस तरीके से यहाँ जिहाद शब्द को लेकर पॉलिटिक्स काफ़ी एक्टिव की जा रही है, तो क्या मानते हैं कि विपक्ष भाजपा से बौखलाया हुआ है या धरातल पे कुछ चल रहा है? देखिए, हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, और जो चीज़ें अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करने के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए सरकार बनाई जाती है। हमको लोग सरकार में लेकर आइए, कहने कि हम अपने गांव के रोड बनाएंगे, हम अपने गांव में जल की योजना लेकर आएंगे, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनाएंगे, हम अपने क्षेत्र में ये फलानी चीज़ बोलेंगे। मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, मेरे विधानसभा में 2 डिग्री कॉलेज आते हैं, तीसरी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। देवप्रयाग में डिग्री कॉलेज है, आपकी चंद्रवती में डिग्री कॉलेज है, वहाँ आर्ट साइंस थी नहीं, वहाँ बिल्डिंग थी नहीं, छोटी छोटी बिल्डिंगें थी। आज आप देख लीजिए नखरी डिग्री कॉलेज में, आप जगह मैंने उसको विश्वविद्यालय का कैंपस बना दिया है। आज आप देख लीजिए वहाँ पे 5 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, आज वहाँ पे साइंस आ गई है। देवप्रयाग में बात करूँगा, आर्ट चल रही थी, वहाँ पे भी 3-3.5 करोड़ की बिल्डिंग का काम चल रहा है, और वहाँ पे साइंस शुरू कर दी। अगर हम बतौर विधायक बात करें कि अभी तक विधायक के तौर पे आपने अपनी विधानसभा के लिए क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए? देखिए, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है चौरास पंपिंग पेयजल योजना है, जो भारतवर्ष की लौती योजना है, जो शहरी मानक की योजना ग्रामीण मानक को मैंने बनाई है। अभी ट्रायल चल रहा है, उसमें 2-4 गांव अभी और जोड़ने, मतलब उसका जोड़ने का काम चल रहा है, और 5-7 महीने में, 3-4 महीने में वो पानी और अच्छा हो जाएगा। बहुत बड़ी योजना है। चौरासी में मैंने आस्था पथ बनाया, बहुत बड़ी बात है। आपका देवप्रयाग में आस्था पथ का निर्माण चल रहा है। और एक जो सबसे बड़ा जो काम मैं इसमें करने जा रहा हूँ, जितने शिवालय मेरी विधानसभा में, उन सारे शिवालयों का मैं, जो बड़े बड़े शिवालय पर पट्टी में, हर पट्टी में, उनका मैं जीर्णोद्धार करने जा रहा हूँ। भविष्य की योजनाओं की अगर आप बात करें तो भविष्य के एजेंडे क्या क्या हैं आपके बतौर विधायक? देखिए, जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा कि
आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी पर हम जो फोकस कर रहे हैं। तो मैंने अभी तय किया, जैसे भारत दर्शन कार्यक्रम जो मेरा बच्चों को चल रहा है, अब मैं ऐसी योजना बना रहा हूँ, दीदी औद्योगिक भारत दर्शन कार्यक्रम, जो महिला समूह महिला चला रही है, उसी जो ग्रुप लीडर है, जो एक्टिव है, जो काम कर रही है, उनको बड़ी बड़ी उद्योग कंपनी में ले जाना। माने कोई बहन अचार बनाती है तो उसको अचार बनाने की बड़ी कंपनी में उसको घुमाया जाए कि वो अपने प्रोडक्ट में क्या सुधार कर सकती है। कोई बहनें ग्रीन टी बनाने का काम करती हैं तो ग्रीन टी की कंपनी में घुमाने का काम कर सकते हैं क्या। कुछ बहनें हमारी जो है डेयरी का काम करते हैं, क्या अमूल की डेयरी में ले जाने का काम कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें हमारी जो है जूस बनाने का काम करती हैं, क्या उनको जूस बनाने का काम, जैसे बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा जो अपना संस्थान जो है हरिद्वार में, क्या उन बहनों को हम घुमा सकते हैं। आप देखिए, हम जब कहीं जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो इंस्पायर होते हैं। हम किससे हमको जो एक तरीका होता है काम करने का। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपसे अगर आपके स्टूडियो में आया हूँ तो आपके यहाँ से एक चीज़ अच्छी चीज़ लेकर जाऊँगा। तो समाज में जब आज मार्केट में उतरता है, आज आप देखिए, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपने आज से 25 साल पहले की मुझे लगता है कि कलम और कागज़ की पत्रकारिता की होगी। उसके बाद आप देखिए दौर आया कि इसका कैमरे का दौर आया। आज आप देख लीजिए, आप कहीं से आज जो सोशल मीडिया ने पूरा मीडिया का ही स्वरूप चेंज कर दिया है। ब्रेकिंग चलती थी पहले, ब्रेकिंग बहुत कम चलती है क्योंकि लोग लाइव कर देते हैं वहीं से। जब आप छात्र राजनीति में आए, उस वक्त की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत 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 फर्क है। बताइए, ऑफ द रिकॉर्ड बात करना, ऑन रिकॉर्ड बताइए। नहीं बता रहा आपको। पहले आप देखिए, तो यानी कि सन 2001 में आप छात्र राजनीति में आए, 2001 से लेकर 2025 के बीच की पत्रकारिता में क्या क्या चेंजेस आपने देखे देखिए और क्या होना चाहिए? देखिए अब पत्रकारिता में डिजिटल का बहुत बड़ा रोल हो गया। आज आप देख लीजिए, हर व्यक्ति आज अपना आप एक पत्रकार है सोशल मीडिया के माध्यम से। और आप देखिए, आप कल्पना कर सकते हो कि आज मैं आपसे आपके स्टूडियो में आके बात कर रहा हूँ, ये ब्रॉडकास्ट का एक नई क्रांति देश में जा चुकी है। ये भी तो किसी का विजन होगा, ये भी तो किसी की दिमाग की सोच होगी। अच्छा बताइए जी, एक चीज़ बताइए, भ्रष्टाचार शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, ये भ्रष्टाचार होता क्या है? देखिए, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, कोई भी हो जाए, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, भ्रष्टाचार होता क्या, ये जानना चाहता हूँ। देखिए भाई, देखो, इसको आप तो किसी भी चीज़ से कैसे भी परिभाषित कर सकते हो। मसलन देखिए, उसमें क्या है कि ये कह सकते हो आप कि जो आदमी ने जो काम दिया है उस काम में गड़बड़ करना, उसको भ्रष्टाचार मानते हैं। अरे जिस तरीके से छात्र राजनीति में जो नए बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज लेवल पर उन्हें मुख्य धारा की राजनीति तक का सफ़र तय करने के लिए क्या विचार रखने चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए और कैसे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये राजनीति के लिए कोई स्कूल नहीं होता, तो राजनीति के लिए कोई MBA LLB जैसी कोई डिग्री नहीं होती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर से हम चाहेंगे बच्चों को जो अभी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनका आप मार्गदर्शन करिए कि राजनीति को किस तरीके से वो मुख्य धारा में आ सकते हैं और क्या क्या उन्हें प्रयास करने चाहिए। देखिए, और छात्र राजनीति में दो प्रकार के मैं मान सकता हूँ। एक होता है कि शौक के तौर पर यार छात्र राजनीति करनी है, मैं शौक कैसे कि मुझे छात्र राजनीति में आनी है और प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बनना है, एक शौक तो हुआ। एक जुनून पैदा जो करता है, कौन सा, नेता बनने वाला। और नेता बनने के लिए आपके अंदर जज्बा होना बहुत जरूरी है, और सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। अच्छा, एक सोच और है कि जिस पे पैसा नहीं है वो राजनीति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। विस्तार बहुत से सारे उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे दूंगा राजनीति। विस्तार से बताइए। मैं उत्तराखंड में बात कर दूं, भगत देश प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे,
राज्यपाल रहे, निशंक जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उत्तराखंड में हम देखिए सब हम सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं। ऐसी सबसे बड़ी बात यह है, आपका काम करने का तरीका क्या है, आपका विजन क्या है, और आप समाज के लिए क्या करते हैं। आप अच्छी राजनीति करेंगे तो आप सब बहुत लोग सहयोग करेंगे। आपने भी तो मुझे बुलाया ना, एक आदर्श आप विधायक, आपने आपने भी तो मुझे बुलाया ना। ऐसे लोग होते हैं, यानी कि कोई आपके किस, काम से प्रभावित होकर, बिल्कुल मैंने आपसे कहा। क्योंकि आपके काम की चर्चा यहाँ तक पहुँची तो आपको आमंत्रित किया गया। देखिए, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, और मैंने आपसे कहा कि देवप्यार की जनता मुझे नेता के रूप में कम जानती है, विधायक के रूप में बहुत कम जानती है, और मुझे बेटे के रूप में बहुत जानती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल, आप दूसरे बार के विधायक हैं। राजनीति में जो एक बार विधायक बन जाता है, फिर दोबारा विधायक बनता है, फिर तिबारा विधायक बनता है, फिर चौथी बार विधायक बनता है, यानी कि एक कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र के बाकी कार्यकर्ताओं का हक मार लेता है। यानी कि कोई एक या दो बार विधायक बन गया तो फिर दूसरे कार्यकर्ता को मौका क्यों नहीं मिलता? देखिए, ये उसकी कार्यशैली होती है, और जो व्यक्ति क्षेत्र में, अब आप कपूर साहब को देख लीजिए, 8-9 बार विधायक रहे हैं। कुछ खास बात तो रही भी नहीं, कुछ खास व्यक्ति 3-4-5 बार 6 बार 7 बार विधायक ऐसे नहीं बनता। उसके अंदर कुछ काम करने की अलग सी कोई तरीका होता है, समाज में उसका एक सिस्टम होता है, और समाज में एक स्वीकार्यता होती है जो उसको बार बार विधायक बनाती है। एक विधानसभा क्षेत्र हो या सांसदीय का क्षेत्र हो, कार्यकर्ता तो बहुत होते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, सब दरिया उठाते हैं, सब कुर्सियां बिछाते हैं। मोदी जी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे मोदी जी। तो एक संवेदनशील पॉलिटिशियन के नाते आपकी क्या ये सोच नहीं है कि उस विधानसभा क्षेत्र में औरों को भी मौका मिलना चाहिए, या सांसदीय वाले क्षेत्र में और कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए? देखो, पार्टी सब कुछ देखती है, पार्टी की नज़र में सब रहता है। बार बार एक ही को टिकट देना क्या देखिए, गलत परंपरा नहीं है? देखिए ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि उसकी क्षेत्र में छवि, संगठन के प्रति समर्पण, यही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। विधायक जी, अगर आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जैसा अचानक पुष्कर सिंह धामी भी बने, तो आपके पहले 3 काम क्या होंगे? कार्यकर्ता, मैंने आपसे कहा मैं कार्यकर्ता से ऊपर सोचता नहीं। अभी आप महज 40 साल के हैं, भविष्य में क्या क्या सपने हैं? सपने कभी कैमरे में बोले नहीं जाते, न किसी को सुनाए जाते। सपने जरूर देखने चाहिए, आंख बंद करके देखने चाहिए, और खुली आंखों से उन सपनों को साकार करना चाहिए। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो हम ना पूछ पाए। आपने सारी बातें पूछी हैं, मैं केवल इस टीवी चैनल के माध्यम से आपके माध्यम कहूँगा, शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए किसी के प्रति भी। आप चाहे किसी भी दल में रहो, आपके सामने आपका जो भी प्रतिद्वंदी है या जो भी दूसरे दल का व्यक्ति है, उसको जवाब देने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसके व्यक्ति जीवन में जाकर उसको आहत पहुँचे। धन्यवाद कंडारी जी, बहुत बहुत आपने इतना धन्यवाद। बोलिए। तो ये थे नौजवान विधायक विनोद कंडारी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर संदेश पॉलिटिशियंस को दिया कि आप किसी भी दल में हों, किसी भी पार्टी के आप नेता हों, लेकिन किसी दूसरे दल, परिवार या व्यक्ति पर कभी लांछन नहीं लगाना चाहिए। राजनीति साफ होनी चाहिए, दुश्मनी वाली मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए, अपमान करने वाली सोच नहीं होनी चाहिए। विनोद कंडारी जी के साथ में जो ये हमारा संवाद हुआ, इसके पीछे अहम वजह थी, हम आपको उस विधायक से मिलाना चाहते थे
कि जिस विधायक को आदर्श विधायक के तौर पर विधायक बनने के महज 1 साल के बाद सम्मानित किया गया, पूरे हाउस ने तालियां बजाकर इस नौजवान विधायक का स्वागत किया। और कोई आदर्श विधायक ऐसे ही नहीं बन जाता, उसकी सोच धरातल पर होती है। जब विनोद कंडारी हमारे ऑफिस आए, सिर्फ अपनी एक गाड़ी से आए, ना कोई लाव लश्कर, ना गनर और ना ही काले कपड़े पहने हुए जो कमांडोज होते हैं। तो इनकी सादगी ही विनोद कंडारी की ताकत है। छात्र राजनीति में आने के बावजूद शोबाजी की राजनीति से कोसों दूर हैं और मान सम्मान देना जानते हैं। और चाहे विरोधी दल का नेता हो, उसे भी आपने यही अनुरोध किया कि शब्दों का चयन ऐसा हो कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। तो ये हमारे पॉडकास्ट का अहम था कि एक नौजवान विधायक के ख्यालात आज के बच्चे, आज के छात्र सुने कि छात्र राजनीति से आने वाला विधायक बहुत कम वक्त में, सिर्फ 365 दिन में, 400 दिन में आदर्श विधायक बना, वो अपनी सोच, अपनी कार्यशैली के चलते। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में हमारे साथ एक और शख्सियत होगी जिनके ख्यालात से आप रूबरू होंगे। नमस्कार।